देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ माने जल के सहारे लुढ़कते हुए जो मिट्टी आती है उसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा नदियों से बहाकर लाई जाती है, मतलब नदी के माध्यम से वो बह करके आती है। जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, मतलब उसमें उपज बहुत ज्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसमें धान ज्यादा उपजता है, गेहूं ज्यादा उपजता है, गन्ना ज्यादा उपजता है, तो इसीलिए इस मिट्टी को उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? जैसे मिट्टी जौन खेत है और उस खेत में हर एक वर्ष आप एक ही तरह के फसल लगाएंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी, और उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आपको प्रत्येक साल खेती में अलग अलग तरह के फसल लगाना ही हम लोग फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। यानी एक चक्र घूमते रहता है, इस बार गेहूं, अगले साल धान और अगले साल चना, मतलब विभिन्न प्रकार के फसलें जो लगाते हैं हर एक साल चेंज बदल करके, उसी को हम लोग फसल चक्रण के नाम से जानते हैं, जो खेती की उर्वरा शक्ति को खत्म नहीं होने देता है, बरकरार रखता है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक तत्व को बरकरार रखा जाता है। अगर एक ही प्रकार के फसल को बार बार बोया जाए तो मिट्टी की पोषक तत्व कमजोर हो जाती है। इसीलिए मिट्टी को पोषक तत्व बरकरार रखने के लिए, मिट्टी की पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए फसलों को बदल कर बोना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर, फसलों को बदल कर बोना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर ना हो, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर ना हो। एक मिनट फिर से इसको हम लोग मिला लेते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक तत्वों को बार बार बरकरार रखा जाता है। अगर एक ही प्रकार के फसल को बार बार बोया जाता है तो मिट्टी की पोषक तत्व कमजोर हो जाती है। इसीलिए मिट्टी की पोषक तत्व बरकरार रखने के लिए फसलों को बदल कर बोना चाहिए। यहीं तक उत्तर सही है, इसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है, इसके कोई आगे जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। तो अभी हम बताए थे कि एक खेत में बदल करके जो फसल उगाए जाते हैं तो उससे खेत की उर्वरा शक्ति मजबूत होती है, और इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी खेती हो तो उसमें हर एक साल, इस बार चना है तो अगले साल गेहूं है, अगला साल जौ है, अगला साल मक्का है, तो बदल करके लगाएंगे जिससे खेती की उर्वरा शक्ति कमजोर नहीं होगी। बदल कर बोना चाहिए, यही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 छोटू बहुत इंपॉर्टेंस है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन बाधा आया? तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सब में इतना जरूर लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित इस प्रकार है। कोई भी क्वेश्चन में निम्नलिखित इस प्रकार है लिखिएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा, इसलिए लिखना जरूरी है। पहला कारण था कि जर्मनी जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और 300 राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा कारण था कि यहाँ का धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं थी, मतलब जो अलग धर्म के लोग हैं अलग, अलग राजनीति करने वाले अलग, और अलग सामाजिक तत्व के लोगों थे अलग, विषमताएं मतलब सब अलग अलग था, जिसके कारण
कभी भी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग अपने देश के प्रति जागरूक नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया उसमें बहुत मजा ले रहा था, बहुत सोचता था कि ना हो। और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी, उल्टा नीति इसकी थी, जिसके कारण जो एकीकरण है, जो जर्मनी का एकीकरण है, इसमें बाधा पहुंचे हुए था। तो इन सभी चीज़ों को है, अगर जो इसमें आसान लगे आप 4 को भी लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कि हम 5 को लिखें तो आपको भी 5 को ही लिखना है, आप 4 को भी लिख सकते हैं, जो आपको याद रहे लिख दीजिए। और पहले वाला बात नहीं है कि आप एक बित्ता लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब ये बातें हैं कि कितना आप श्योर एंड सर्टेन और कितना आप अच्छा लिखते हैं, इस पर आपको डिपेंड करता है। तो आप एकदम श्योर एंड सर्टेन कम से कम शब्दों में उत्तर लिखें और नंबर आपको उतना ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? ये किसको कहते हैं? ये लड़का और लड़की के हम लोग जानते हैं कि अगर लड़का को पढ़ने के लिए बंगलौर जाने की जरूरत है तो उसको गार्जियन तुरंत अनुमति दे देंगे, लेकिन लड़की को पटना भी जाने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। और यही कारण है कि लड़की जो है वो समाज में दबी हुई है। कितना लड़की को आप देखते हैं कि नेता बनी हुई है, कितना लड़की को देखते हैं कि अगर कहीं मीटिंग हो रहा है तो वहां जाने की उसकी अनुमति है नहीं, लेकिन बच्चे की जाने की अनुमति है। इसी को हम लोग लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। यह असमानता का प्रतीक है। यह आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे अगर लड़का के स्वेटर खरीदना है तो लड़का कहेगा तो उसका खरीदा जाएगा, लड़की कहेगी कि रुक जाओ मैया 4 दिन के बाद तुमको ले आएगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक विभेद, यानी लड़के का महत्व ज्यादा और लड़की का महत्व कम, को ही हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम आगे फिर आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता के मतलब होता है कि कोई धर्म के लोग हैं, किसी भी धर्म की मैं बात करता हूँ, तो वो अपने धर्म को अच्छा बतलाना चाहते हैं और दूसरे के धर्म को खराब बतलाना चाहते हैं, यानी अपने धर्म के लिए कुछ भी वो करना पसंद करते हैं। उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। अपने धर्म की प्रतिष्ठा रखकर दूसरे धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा राष्ट्र हित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। और जो आदमी अपने धर्म में लग गया वो राष्ट्र की बात कभी सोचेगा नहीं, वो राष्ट्र की बात भूल जाएगा और अपने धर्म, अपने जाति में ही लगा रहेगा और इस प्रकार वो विकास नहीं होने देगा। इसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष के मतलब किसी भी राज्य की, किसी भी देश में जो उनकी कोई धर्म के अगर ज़्यादा लोग रहने वाले हैं तो उनका जो धर्म है उसका कोई वैल्यू संविधान में ना हो, सभी का वैल्यू समान हो, तब उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म की विशेष प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत है तो यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी एक धर्म के लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा सकता। जैसे आप पढ़े होंगे सिविक्स में, आप श्रीलंका की कहानी और बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम कम आबादी रहते हुए भी वो अच्छा विकास कर गया था, चूंकि वो संविधान को 4 बार सुधारने का प्रयास किया था। लेकिन जो आपका श्रीलंका था वो तमिल वाला को समझता ही नहीं था और सिली वाला को वो वैल्यू देता था। सिली वाला को मंत्री बनाया लेकिन उसको मंत्री नहीं बनाया, तो तमिल वाले ने अंत में लिट्टे पार्टी का गठन किया और वे लिट्टे पार्टी जो था एक प्रकार का उग्र संगठन था। वो
टकराव आपस में करना शुरू कर दिया सहेली वाला से, लेकिन सहेली वाला का सब वहां मंत्री था, सारा कुछ था, तो अंत में लिट्टे वाले को चुन चुन करके मार दिया। तो इस प्रकार श्रीलंका आज तक कमजोर रह गया, वो विकास नहीं कर पाया, लेकिन बेल्जियम की कम आबादी रहते हुए भी वो बहुत अच्छा विकास किया। इसका एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया गया है। तो इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता आप समझ गए हैं। तो मैं प्रयास करता हूं कि इतना प्रश्न को आज आप याद करेंगे अच्छे से। अगले क्लास में कल हम आपको फिर आगे, आज 12 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन कल और हम डालेंगे, तो 12 और 10 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में टैली कर जाएगा। तो चलिए हम आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं, अगले दिन कल हम आपको मिलते हैं और फिर इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम सारे विषय का आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। लेकिन पहले जो एसएसटी की आवश्यकता है, चूंकि हमारे कोचिंग के बच्चे मैथ में बहुत ठीक हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन और जगह के बच्चों का जो मैथ कमजोर है उनको भी हम प्रयास करेंगे कि उनको भी हम बेहतर कर दें। तो चलिए इसी के साथ हम आज अपना क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद।